आज हम बात करेंगे डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज के बारे में। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज अपने समय के एक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक थे। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज का जन्म इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के लंदन में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एडिनबर्ग में हुई। ये 1857 में इनको FRCS से और इसके बाद इनको LRCP की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी गहराई में आगे पढ़ने के बाद इनका होम्योपैथी से रुझान हुआ और होम्योपैथी में धीरे धीरे डॉक्टर हेनीमैन के समकक्ष में आए और होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गए। ये माना जाता है कि डॉक्टर हेनीमैन के सबसे सफल, सबसे वफादार और सबसे साहसी और उत्साहित शिष्यों में से डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज एक थे। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज ने का जो मजबूत योगदान है वो दो पुस्तकों में आप देखेंगे तो सबसे मजबूती से उन्होंने कार्य किया है। आर्गन ऑफ मेडिसिन का जब आप 5th एडिशन पढ़ते हैं तो डॉक्टर आर डर्जन ने लिखा है कि जो हमें आर्गन का जो इतना मजबूत इवोल्यूशन हुआ है, जो इसमें इतने परिवर्तन हुए हैं, तो पीछे अपेंडिक्स में चार्ट दिया गया जिसको डॉक्टर आर डर्जन ने बनाया है। उस चार्ट को बनाने वाला व्यक्ति कोई था तो था डॉक्टर ह्यूज था। तो डॉक्टर ह्यूज आर्गन के कंपाइलेशन में, आर्गन को के इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिस्टमैटिक वर्क में एक मजबूत योगदान दिया है। दूसरा मटेरिया मेडिका प्यूरा में के इंग्लिश ट्रांसलेशन में विद स्पष्ट और सटीकता में भी ह्यूज ने बहुत ही गहराई से काम किया है। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर डॉक्टर ह्यूज का काम क्या है। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज की फिलॉसफी को ह्यूजिशियन फिलॉसफी कहा जाता है। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज का मानना था कि दवाइयाँ जो है तो ऊंची शक्ति में कम काम करती हैं, यानी वो 30 पोटेंसी के नीचे 3x, 6x, 6C, 12C और इवन 30C तक, मैक्सिमली 30C तक वो विश्वास करते थे। इसके ऊपर की पोटेंसी पर विश्वास नहीं करते थे। दूसरा था वो लॉ ऑफ सिमिलिया के बहुत ही मजबूत समर्थक थे, बट इसके अलावा वो लॉ थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, थ्योरी ऑफ मियाजम और डॉक्ट्राइन ऑफ डायनामाइजेशन को बिल्कुल वो डिनाई करते थे। आर्गन ऑफ मेडिसिन को बहुत ही गहराई से पढ़ते थे और उसका सम्मान करते थे, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करते थे। इसीलिए वो चिकित्सा विज्ञान में आर्ट को बहुत कीमत दिया। वो कहते थे कि आर्ट और साइंस का मिक्सअप है होम्योपैथी, इसीलिए हेनीमैन की इतनी इज्जत करते थे। वो 4th एडिशन तक आर्गन की 4th एडिशन के आर्गन को मानते थे। 5th और 6th एडिशन को वो उतने गहराई से नहीं लेते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि इसमें बहुत सारी अटकलें डाल दी गई हैं जो फिलासफिकल लेवल पे हैं, इसमें कुछ साइंटिफिक ऐसा वर्क नहीं है। लो पोटेंसी, लो पैथोलॉजिकल बेस पे प्रैक्टिस करने के कारण इनको 3x की ज़्यादा मेडिसिन, 3x की पोटेंसी देने की वजह से इनको थ्रिक्सर होम्योपैथ कहा गया या हाफ होम्योपैथ का दर्जा मिला डॉक्टर ह्यूज को। जो है डॉक्टर ह्यूज ने जो लॉ ऑफ सिमिलिया था, इसका सबसे बड़ा इनके देने का ये तरीका था, दवाई देने का तरीका था कि जो दवा रोग पैदा करेगी वही दवा रोग को ठीक करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिस मेडिसिन को हम किसी के प्रूविंग में देते हैं उससे अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो या कुछ भी हो, वही दवा उस अल्सर को ठीक कर सकती है। जबकि लॉ ऑफ सिमिलिया के सिद्धांत में डॉक्टर हेनीमैन की जो अंत तक की फिलॉसफी देखी जाए तो ऐसा नहीं है। वो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स में पैथोलॉजिकल चीज़ों को बहुत ध्यान देते थे। दूसरी बात थी, जो दवाई ऐसा काम करती वही काम करती। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे बोरिक मैथमेटिका में टाइफाइड की सबसे बड़ी दवा बैप्टीसिया है। तो बैप्टीसिया उस चीज़ को प्रोड्यूस भी करती है और उसको क्योर भी करती है, बट सिम्टम्स मैच करते हैं। सेम में आप देखेंगे ड्रोसेरा में एमएल टाइगन ने लिखा है कि लंबे समय तक लेने के बाद ये टीबी पैदा कर देगी और सेम कंडीशन में टीबी को ठीक भी करती है ड्रोसेरा। यानी जो दवा उस पैथोलॉजिकल गहराई में जिस पर्पज से हम दे रहे हैं उसमें उसके लक्षण आने चाहिए, ऐसा ह्यूज का मानना था। इसीलिए वो इस समानता पर बहुत ही जोर देते थे। डॉक्टर ह्यूज की इस चीज़ों को बाद में उनके क्लार्क बहुत अच्छे शिष्य थे, डॉक्टर क्लार्क, उसको डिनाई करते थे, बोलते थे ऐसा नहीं है। हेनीमैन कि जिसने लो शक्ति के अलावा उच्च शक्ति का एहसास नहीं किया या मियाजम को नहीं देखा
यानी हेनीमैन को केवल उसने एक ही एंगल से समझा होगा, जबकि ह्यूज उनके समकालिक थे, बल्कि उनके गुरु थे, पर फिर भी क्लार्क ऐसा कहते थे। थॉमस स्किनर ने उनकी लो पोटेंसी की वजह से उनको कई बार खारिज भी किया, बट आरी डर्जन उनके एक मजबूत पक्षधर थे। आरी डर्जन सोचिए आर्गन ऑफ मेडिसिन का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ह्यूज उनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। उनकी किताब है डॉक्टर आरी डर्जन की एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी बाई डॉक्टर आरी डर्जन, आप उसमें देखेंगे डोज की वहाँ से ज़्यादा आपको संभावनाएं बहुत कम किताबों में मिलेगी कि हम जो डोज देते हैं उसमें वो खुद डर्जन लो पोटेंसी के पक्षधर थे, लो पोटेंसी देते थे और ह्यूज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कि ह्यूज के बारे में डॉक्टर डर्जन का मानना था, बहुत सारे लोगों ने धारणा बताई कि ह्यूज तो बिल्कुल गलत है, लो पोटेंसी देते हैं और ये हेनीमैन के आलोचक हैं, तो ह्यूज को पढ़ा ही नहीं जाए। ऐसा नहीं था, वो एक सफल थे, लिखते भी हैं। डर्जन लिखा है कि डॉक्टर ह्यूज हेनीमैन के सबसे सफल, सबसे उद्यमी, सबसे वफादार एक विद्यार्थी थे। इवन जब डॉक्टर हेनीमैन की डेथ के बाद उनका जब दूसरी बार उनके कब्रिस्तान को सही तरीके में पहुंचाने का जो काम किया था वो डॉक्टर ह्यूज की अगुवाई में किया गया। वो ब्रिटिश जर्नल्स ऑफ होम्योपैथी के संपादक रहे और ब्रिटिश सोसाइटी में होम्योपैथी मटेरिया मेडिका के वो व्याख्याता के पद पर भी काम किया और उन्होंने 4 मजबूत किताबें लिखी डॉक्टर ह्यूज ने। अ मैनुअल्स ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, हेनीमैन एज ए मेडिकल फिलासफर, साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसी, ये 7 वर्षों में काम पूरा हुआ। ये रिचर्ड ह्यूज जेपी डेक के द्वारा लिखी गई थी किताब, मटेरिया मेडिका प्यूरा की बड़ी समकालीन किताब थी। और एक पुस्तक थी मटेरिया मेडिका प्यूरा के बाद में आई थी, साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसी, और काफ़ी गहराई से इसमें उसी सिम्टम्स को लिया गया जो प्रूविंग में करेक्ट आए थे। अगली किताब थी उनकी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज। इसमें एक बुक है अ मैनुअल्स ऑफ फार्माकोडायनामिक्स बाय डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज। इस किताब को आप एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी गहराई में है। मैं खुद इस किताब से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। इसका मैं हार्डास्टिस बड़ी गहराई में पढ़ा और मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये भारतीय होम्योपैथों में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का नाम बहुत गहराई से लेते थे। डॉक्टर पीसी मजूमदार का कई जगह नाम लिया है, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का नाम कई जगह लिया है। और वास्तव में महेंद्र लाल सरकार इवन लो पोटेंसी के फॉलोवर्स थे। आप थेरेपेटिक हिंट्स में देखेंगे लाइकोपोडियम 3x, बेलाडोना 3x, एकोनाइट 1x, ऐसी पोटेंसी देते थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। तो डॉक्टर सरकार का नाम डाला है। बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से उन्होंने अपनी जो फार्माकोडायनामिक्स बनाई थी। डॉक्टर बार्नेट और डॉक्टर क्लार्क खुद कहते थे कि ये एक एलोपैथी से होम्योपैथी में कन्वर्ट होने के लिए ये कि मदर मिल्क की तरह किताब काम करती है। तो ह्यूज कोई भी आसान प्रैक्टिशनर नहीं थे और हेनीमैन के लास्ट यात्रा तक, यानी ये पेरिस तक इन्होंने हेनीमैन का साथ रखा और हेनीमैन के साथ प्रैक्टिस करने में इनको महारत हासिल थी। ये सच था कि इनको ये पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्राइबिंग के मामले में काफ़ी आगे थे। कुछ एंगल, जब आप एंगल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो एक एंगल में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए थ्रिक्सर या हाफ होम्योपैथ कह करके और ह्यूज के सिद्धांतों को न पढ़ा जाए, ये बिल्कुल कहीं न कहीं से हमारी कमी होगी। हम बहुत सारी चीज़ों से चूक कर जाएंगे। इसलिए ह्यूज को और ह्यूज के सिद्धांतों को, ह्यूज की पोटेंसी को, ह्यूज की किताबों को यदि आप गहराई से पढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ कि जो आपको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आएंगी पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन में, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो अर्थोडेक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओल्ड स्कूल के बारे में बात जरूर ह्यूज बोलते थे कि साइंस तो वहाँ बहुत गहराई में है और आर्ट बहुत कमज़ोर है। ये उस समय के बोलते थे डायग्नोसिस तो बहुत अच्छी है पर ट्रीटमेंट का सही दरवाज़ा नहीं है उनके पास, ट्रीटमेंट का सही प्लेटफार्म नहीं है, जिस वजह से आज वो सक्सेस नहीं है। ये बात आज भी सही है, डायग्नोसिस भी करना चाहिए और क्या लगा करके, कौन सा सिमिलिया लगा करके उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम ऐसी दवाई देते हैं जैसे प्रोस्टेट के लिए सबाल सेरुलाटा काम करती है, टाइफाइड में बैप्टीसिया काम करती है, या सिम्टम्स की, वहाँ पर बैप्टीसिया के सिम्टम्स भी लेते थे और ये मानते थे कि बैप्टीसिया से टाइफाइड पैदा होता है और उसको उस दवा के रूप में स्वीकार करते थे। इस तरह से आप उनके फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ करके समझ सकते हैं। इसलिए ह्यूज को समझें, ह्यूज को देखें। ह्यूज अपने आप में एक विशाल होम्योपैथ थे, हेनीमैन के मजबूत शिष्यों में थे और ह्यूज को समझना
हम सब के लिए बहुत ही कीमती है एक अच्छे प्रैक्टिशनर और सफल होम्योपैथ बनने के लिए। धन्यवाद।